Hello students, today we will deal with the second chapter biological classification. मैंने पिछले क्लास में आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था किंगडम मोनेरा के बारे में, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं आपको याद होगा। विटेकर 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि वो प्रोकैरियोटिक है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है उसमें, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड विटिकल क्लासिफिकेशन की, दैट इज योर किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। बिफोर गोइंग डिटेल इन किंगडम प्रोटिस्टा, फर्स्ट यू सी द डिफरेंस बिटवीन द मोनेरा एंड द प्रोटिस्टा। देखो जो मोनेरा था, किंगडम मोनेरा, उसमें हमने पढ़ा था कि दीज आर प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स थे। प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? ऑल द यूकैरियोट्स, ठीक है। जितने भी यूकैरियोट्स हैं दे कम अंडर द प्रोटिस्टा, और मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, बट बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दे इंक्लूड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में कि सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स कौन से होंगे। तो सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स होते हैं आपके मोनेरा, और सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं आपके प्रोटिस्टा, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, सिंगल सेल देखते हैं सोचते हैं अमीबा है और वो टिक कर देते हैं मोनेरा में, लेकिन ध्यान रखना ये डिसाइड करता है कि यूकैरियोट्स है कि प्रोकैरियोट्स है। अगर सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स पूछ रहे हैं मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मोनेरा, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया। इफ सिंगल सेल सिंगल सेल यूकैरियोट्स इज देयर मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोट्स में क्या था? नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होंगे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होंगे, सेल मेम्ब्रेन्स होंगे, दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव क्लोरोप्लास्ट, दे हैव सेल your Golgi apparatus. So these all are present in the protista. Now we will see in detail about the kingdom protista. Kingdom protista means it includes all the single cell eukaryotes. This kingdom protista it forms a link between the plants, animals and fungi, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है between plant, animals and fungi. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स होंगे सारे एक्वेटिक होते हैं। इनका मेन हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक, पानी में रहते हैं, ठीक है। सो मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स है। इट फॉर्म अ लिंक बिटवीन द किंगडम प्लांटे, फंगाई एंड एनिमेलिया। थर्ड, the members of the protista are the primarily they are aquatic, ठीक है। जो प्रोटिस्टा की सेल बॉडी होती है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है। प्रोटिस्टा एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली आल्सो, ठीक है, बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन। सो प्रोटिस्टा का दोनों मोड है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है। नाउ दिस प्रोटिस्टा, अब आपको बेसिक पता चलेगा कि प्रोटिस्टा एक्वेटिक होते हैं, इनका हैबिटेट, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है, सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है। ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एंड दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बोथ। नाउ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा, दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज which comes under the kingdom protista. What are those categories? Just give a look. First category is your chrysophyte. Cryophyte is one of the categories of the kingdom protista. Second is your dinoflagellate, euglenoids, slime mounds and the protozoals. These are the 5 categories under the kingdom protista. Now this chrysophytes includes diatoms and desmids, ठीक है। इसके अंदर दो आता है, we will study in detail about diatoms and desmid. Dinoflagellate, as the name suggests, dino means two flagella, one is longitudinal, another is transverse one. Euglenoids means we are talking about which? Euglena. Slime mounds means we are talking about here about Plasmodium, and then the protozoans, ठीक है। Now let's see one by one what is cryophyte, ठीक है। जो आपके क्राइसोफाइट्स होते हैं, स्पेलिंग CH, ठीक, जो आपके क्राइसोफाइट्स होते हैं, दीज ग्रुप इंक्लूड्स, इसमें डाइएटम्स आते हैं और ग्रीन एल्गे आते हैं जिसे कि हम डेस्मिड्स बोलते हैं, ठीक है। सो सॉरी, गोल्डन एल्गे। तो क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स का अनदर नेम क्या है? गोल्डन एल्गे है। दे आर फाउंड इन दिस डाइएटम्स एंड दिस डेस्मिड्स, ये याद रखना।
ट्राइसोफाइट्स की बात कर रहे हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइएटम्स एंड डेजमिड्स। डेजमिड्स की दूसरा नाम क्या है? गोल्डन एल्गी। ओके, these diatoms, desmids or chrysophytes, they are found where? They are found in the fresh water as well as in marine environment. तो first characteristic features इसका ये है कि it consists of two diatoms and desmids. इनकी habitat क्या है? fresh water. These are microscopic plankton. पहला ये aquatic है। plankton, plankton means क्या होता है? float passively in the water current. They float passively in water current known as plankton. So these diatoms are aquatic, these are float plankton, aquatic planktons है। और third one is these are photosynthetic. okay, इनका mode of nutrition क्या है? photosynthetic autotrophs होते हैं ये। understood? So they are microscopic planktons, they are photosynthetic, they are aquatic, and if we are talk about the cell wall of the diatoms, अगर हम diatoms की cell wall की बात करें तो they form two thin overlapping shells. okay, ये दो thin overlapping cells बनाते हैं which put together like soap box. soap box देखो वो आपस में कैसे fit हो जाता है, वैसे ही diatoms का cell wall है, दो thin cell walls रहते हैं which fit together as we see in the soap box. ठीक है, ये जो walls होते हैं, these walls are embedded with silica. ठीक है, that's why these walls are indestructible. अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं क्या होता है एक्चुअली। हम पढ़े क्राइसोफाइट्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है? क्राइसोफाइट्स। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि ये दो होते हैं, कंसिस्ट ऑफ क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स टू, वन इज योर डाइएटम्स and another one is your desmids or you say golden algae. ठीक है, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ रहे हैं कि ये क्या होते हैं? आपके एक्वेटिक होते हैं, इनका हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर। अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेश वाटर में रहते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेटिक। दीज आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। okay, means in the presence of sunlight they prepare their food. Third one is they float passively, okay, in water current. That's why they are known as microscopic plankton. ये microscopic planktons होते हैं। ये plankton क्या होता है? means they float passively in the water current. ठीक है, ये diatoms। अब हम diatoms की सेल की बात करते हैं। in diatoms the cell walls form two thin overlapping shells. ठीक है, cell wall forms two thin overlapping shells. okay, cell wall क्या form करते हैं? दो thin overlapping shells form करते हैं which fit together as in case of soap box. आप सभी ने soap box देखा, soap box कैसे आपस में fit हो जाता है, उसी तरह इनका cell wall है जो कि तीन बहुत पतला ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं। ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक। ओके, एंड दस टुगेदर दे लुक लाइक अ सोप बॉक्स। और ये जो वॉल्स होता है, जैसे ये आपका सेल वॉल है। ठीक है, ये दो तीन ओवरलैपिंग लेयर का सेल वॉल है और इस सेल वॉल में आपकी सिलिका एम्बेडेड रहती है। ठीक है, सिलिका क्या है? दिस वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। दिस वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। ये क्या है? ये सिलिका है। and due to this embedded of the silica in the walls of in the cell wall, that's why they are indestructible. ये कभी भी टूट नहीं सकता, ये बहुत ही indestructible रहता है। मीन्स ये कभी क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ नहीं होगा, because the cell walls there is a deposition of the silica over these cell walls and due to this deposition of the silica they become indestructible. ठीक है, अगर इसको हम हजारों साल ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे सिलिका का एक्यूमुलेशन होगा। Now deposits of the accumulation of this is known as diatomeous earth. अगर इसको तुम छोड़ दोगे 1000 साल तक तो क्या होगा? धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होते जाएगा यहाँ पे एक्यूमुलेशन सिलिका का, और इसी पर्टिकुलर को हम बोलते हैं डाइएटोमेसियस अर्थ। ओके, अंडरस्टूड? तो डाइटम्स और डेजमिड्स में इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात क्या क्या है? और वन मोर थिंग, दिस डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस। ठीक है,
These are the chief producer of ocean. Means food chain जो होता है वो इनसे ही शुरू होता है. That's why they are known as the chief producer of oceans. तो मेनली हमको इसमें डायटम्स क्राइसोफाइट्स में क्या याद करना है कि ये दो मेंबर्स को इंक्लूड करता है. फर्स्ट वन इज डायटम्स, अनदर इज डेस्मिड्स. नीट में क्या पूछा जाता है कि आपका सेकेंड नेम क्या है डेस्मिड का? दैट इज योर गोल्डन एल्गी. इनकी हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेटिक. दिखते कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक है, प्लैंक्टन. ओके. सेल वॉल कैसा है? टू थिन ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है. व्हेन दे दीज आर overlapping shells which fit together like soap box. Okay. And these walls are embedded. These walls are embedded with the silica and thus the walls are indestructible. इनके walls टूट नहीं सकते, indestructible होते हैं. So diatoms have left behind large number of the cell wall deposits. वो जहाँ रहते हैं वहाँ क्या होगा? बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगा. This accumulation is referred to as diatomaceous earth. And diatoms is also known as the chief producer of ocean. तो ये आपके 11th में अगर आते हैं एग्जाम्स में क्राइसोफाइट्स के बारे में लिखने, डायटम्स के बारे में लिखने, तो यू विल राइट ऑल दिस 5 और 6 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, जिसमें कि सबसे ज्यादा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं और एक प्लैंक्टन के बारे में पूछते हैं. ठीक है. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट कम टू द अनदर ग्रुप दैट इज डायनोफ्लैजिलेट. अब हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं. पहला क्राइसोफाइट्स हो गए. अब डायनोफ्लैजिलेट्स. नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें 2 फ्लैजिला होगा. ठीक है. आगे मैं समझा देती हूँ, फिर इसको लिख के बताती हूँ डायनोफ्लैजिलेट होकर क्या है. Now, next we will discuss about dinoflagellate. These organisms, ये organism mostly क्या होते हैं? मैरीन होते हैं. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेटिक. फ्रेश वाटर थे. ये मैरीन. एक्वेटिक तो सब के सब होंगे. सारे प्रोटिस्टा का हैबिटेट एक्वेटिक ही है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, कुछ स्टेगनेंट में मिलते हैं, कुछ मरीन में मिलते हैं. तो दिस आर मैरीन एंड दे आर फोटोसिंथेटिक. इनका जो सेल वॉल होता है, दे हैव स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट. ठीक है. 2 फ्लैजिला होते हैं. एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है और उनके बीच में एक फ्यूरो होती है. ठीक है. बिटवीन द दोस वॉल प्लेट्स. अंडरस्टूड. तो पहला क्या था? मोस्टली मैरीन है, फोटोसिंथेटिक है, दे हैव स्टीप सेल्यूलोज प्लेट्स. 2 फ्लैजिला होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स. They appear, sometimes they appear yellow, sometimes they appear green, sometimes they appear red, sometimes blue, depending upon the pigments present in their cells. इनके cells में कौन से pigment present है, उस टाइप्स का इनका color appearance होता है. एक red dinoflagellates होता है. ठीक है. जिसको कि हम गॉनेलिक्स बोलते हैं. गॉनेलिक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि वो इतनी रैपिड मल्टीप्लाई करता है कि वो पूरे सी को रेड कर देता है, और जो उनकी मल्टीप्लिकेशन से जो टॉक्सिन्स रिलीज होती है वो किल कर देती है जितने भी मैरीन एनिमल्स वहां पे हैं, जैसे फिशेस. ठीक है. तो हमने डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या पढ़ा? सबसे पहले इनका हैबिटेट, ये कहाँ रहते हैं? मैरीन. ओके. उसके बाद वी सी कि इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेटिक है. अंडरस्टूड. इनके जो सेल वॉल होते हैं स्टिफ सेल्यूलोज होते हैं. सेल वॉल आर मेड अप ऑफ स्टिफ सेल्यूलोज. स्टिफ सेल्यूलोज. ठीक है. सेल वॉल स्टिफ होते हैं, सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं. उसके बाद हमने क्या देखा कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इसमें ये आपका डायनोफ्लैजिलेट्स है सपोज, इसके 2 फ्लैजिला होते हैं. एक आपका इस तरह का हो जाएगा और एक इस तरह का. सो 2 फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है. एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला हो गया, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला हो गया. ठीक है. दिस इज योर longitudinal and this is your transverse flagella. Okay. Transverse flagella. फिर हमने पढ़ा कि डिपेंडिंग ऑन देयर पिगमेंट्स ऑफ द सेल, डायनोफ्लैजिलेट मे बी रेड, मे बी ग्रीन, मे बी योर ब्लू. ओके. एक रेड डायनोफ्लैजिलेट होती है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक रेड डायनोफ्लैजिलेट होता है. एक ऑर्गेनिज्म है रेड डायनोफ्लैजिलेट, जिस ऑर्गेनिजम्स को हम गॉनेलैक्स भी बोलते हैं. ओके. ये ऑर्गेनिज्म गॉनेलैक्स, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इट्स मल्टीप्लाई, their multiplication is so rapid in the water or in the sea that the whole sea appears red.
and the toxins released by their multiplications, these toxins even kill the aquatic animals. ओके वो aquatic animals को kill कर देता है like fish. ठीक है, सो ये याद रखना, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स किसे बोलते हैं, गॉन्डलिक्स को बोलते हैं, बिकॉज their red pigment is present and due to their rapid multiplication they make the whole sea appears red, and toxins released by such large member may even kill the other marine animals such as fishes. So this is all about your second category, that is dinoflagellate. Next comes to the third one, that is euglenoids. Okay, अब हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं. क्रायोसोफाइट समझ में आ गया, डाइनोफ्लैजिलेट समझ में आ गया, अब थर्ड है यूग्लिनॉइड्स. नेम ही बता रहा है कि यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, यूग्लिना की बात करेंगे. ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि यूग्लिना में कुछ प्लांट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये जो यूग्लिनॉइड्स है इनका हैबिटेट क्या है, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है और इट आल्सो फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट मींस क्या होता है, रुका हुआ पानी. ठीक है, सो दिस यूग्लिनॉइड्स आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर. ठीक है, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता है, बट इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर नोन एज पेक्टिन. ठीक है, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है बिकॉज दे हैव नो सेल वॉल. इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर नोन एज पेलिकल. ठीक है, इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक लार्ज होता है, एक शॉर्ट वन होता है. ये अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो वहां पे फोटोसिंथेटिक है, और अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे अपने फीडअप के लिए. वैसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. तो हमने यूग्लिनॉइड्स में क्या पढ़ा, इनका हैबिटेट क्या है, स्टेगनेंट वाटर. ठीक है, स्टेगनेंट वाटर. सेकेंड, दे लैक सेल वॉल. They lack cell wall. Instead of cell walls, they have a protein-rich layer known as pectin. ओके, उनके पास प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको कि हम पेलिकल बोलते हैं, नॉट पेक्टिन. दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर नोन एज पेलिकल. ओके, and this due to presence of this pellicle their body is flexible. It makes their body is flexible. क्यों फ्लेक्सिबल होता है, बिकॉज दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. दे ऑल्सो हैव टू फ्लैजिला. इनके पास भी टू फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, ये क्या होते हैं कि अगर आपका सनलाइट प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे शो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे. But if sunlight is not present, then they depend upon the other organisms for their food, means where they act as heterotrophic nutrition. So इनका dual mode of nutrition हो गया, autotrophic भी हो गया, heterotrophic भी हो गया. तो जो organisms autotrophic भी हैं, heterotrophic भी हैं, such organisms के nutrition को हम ये भी बोल सकते हैं कि these are mixotrophic. ओके, ये मिक्सोट्रॉपिक है. अगर सनलाइट रहेगा तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे. इफ सनलाइट इज नॉट देयर देन दे डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड नोन एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. दस ड्यू टू ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर नोन एज मिक्सोट्रॉपिक. अंडरस्टूड. इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है, यूग्लिना. So this is about your euglenites, that is stagnant water में मिलेंगे, सेल वॉल्स नहीं होगा, पेलिकल होगा सेल वॉल की जगह. इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, दो फ्लैजिला होता है और मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट कैटेगरीज, दैट इज योर स्लाइम मोल्ड्स. हमने क्रायोफाइट्स पढ़ा, डाइनोफ्लैजिलेट पढ़ा, यूग्लिनोइड्स पढ़ा. अब इसकी फोर्थ कैटेगरी क्या है, दैट इज योर स्लाइम मोल्ड्स. ओके, अब देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं. अभी तक हमने जितना देखा सब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे. फर्स्ट रो तो ऑटोट्रॉपिक थे ही,
सेकंड थर्ड वन जो हमने पढ़ा यूग्लिनोइड, उसमें मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है? दीज आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, ये सैप्रोफाइटिक रहते हैं, मीन्स दे डिपेंड अपॉन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, ठीक है, ये सैप्रोफाइटिक रहते हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग, इनकी जो बॉडी है वो मूव करती है अलॉन्ग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स द एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि जब सुटेबल कंडीशन आएगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो दे फॉर्म्स एन एग्रीगेट एंड व्हिच इज नोन एज प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं बाय द एग्रीगेशन, बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है और स्पोर्स फॉर्म करता है, ठीक है। देखो कैसे, और ये स्पोर्स में तुम्हारे ट्रू वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसकी बात करें हम स्लाइम मोल्ड्स की, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? सैप्रोफाइटिक हो गया। जब फेवरेबल कंडीशन रहेगा, मतलब जब सुटेबल कंडीशन रहेगा, दिस स्लाइम मोल्ड्स अंडर द फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। फेवरेबल कंडीशन है, ये एग्रीगेशन मतलब इनका कलेक्शन होगा, और ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ दिस दे कॉल्ड, इनके एग्रीगेशन को हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम, जो कि बड़ा होता है और बहुत सेवरल फीट तक फैलता है। सो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट्स एंड फॉर्म प्लाज्मोडियम, ठीक है। दिस प्लाज्मोडियम ग्रो एंड इंक्रीज अप टू सेवरल फीट, बट व्हाट हैपन व्हेन कंडीशन इज अनफेवरेबल? जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, तो आपको याद है प्लाज्मोडियम क्या था? मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करता था। तो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन these cells डिफ्रेंशिएट, ये सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड दे फॉर्म स्पोर्स। ओके, दिस सेल डिफ्रेंशिएट एंड दे फॉर्म स्पोर्स, और स्पोर्स जिस भी ऑब्जेक्ट पे जाके बैठती है उसे हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। जिस सरफेस पे जाके अटैच्ड होती है उस पर्टिकुलर को हम बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी, और ये हमारा स्पोर्स है। तो स्पोर्स कैसे बन रहा है? याद रखना, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फीजन्स होते थे, तो जो सेल्स इसमें के हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और वो फॉर्म करते हैं न्यू स्पोर्स, एंड दिस न्यू स्पोर्स विल सिट ऑन द टिप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। सो अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन called plasmodium, which may grow and spread over several feet. But during unfavorable condition, the plasmodium की जो cells हैं वो differentiate करेंगे and they forms a fruiting body spores. Fruiting body spores form करते हैं bearing at their tips. ये spores के पास true walls होते हैं और ये कैसे dispersed होगा? By the air currents, ठीक है। So this is all about the slime molds. अब इसकी next category थी आपकी kingdom protista में, that is your protozoans. नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी क्या है इसकी? प्रोटोजोन। ओके, अब देखो प्रोटोजोन में क्या होता है। जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन ध्यान रखना, पहला दो क्या पढ़े हमने? ऑटोट्रॉफिक। यूग्लिनोइड्स क्या पढ़ा? मिक्सोट्रॉफिक। स्लाइम मोड्स क्या पढ़ा? सैप्रोफाइटिक। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? These protozoans are heterotrophic and they live as a predators or parasites. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही आपका आ जाता है कि ये हैं आपके हेटेरोट्रॉफिक, मीन्स ईदर एज अ प्रेडेटर्स और एज अ पैरासाइट दे लिव, ओके। इस प्रोटोजोन्स के अंदर भी फोर मेजर ग्रुप है। दे आर एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दे मे बी सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, दे मे बी फ्लैजिलेटेड और दे मे बी स्पोरोजोन्स। बहुत छोटे छोटे हैं, जस्ट गिव ए लुक। तो प्रोटोजोन्स के भी फोर कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है एमीबॉइड प्रोटोजोन, second one is your ciliated protozoon, third one is your flagellated protozoon, and your fourth one is your sporozoans, ठीक है। ये चार एमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स, ये फोर डिफरेंट मेजर ग्रुप हैं आपके प्रोटोजोन्स के अंदर, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि एमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होता है। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एमीबॉइड प्रोटोजोन्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द अमीबा। ये ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में रहते हैं और तुम्हारे सी वाटर में भी रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। दे मूव, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या एमीबॉइड का? दे मूव
कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट द फॉल्स फीट। अमीबा में क्या होता है, वो अपने सूडोपोडिया को आगे बढ़ाता है कोई भी ऑब्जेक्ट को कैच करने के लिए, प्रे करने के लिए। सो एमीबॉइड मूव एंड प्रे बाय पुटिंग आउट द सूडोपोडिया एज केस इन अमीबा। मराइन फॉर्म्स है, इनमें भी उनके सरफेस पे क्या होता है, सिलिका सेल्स होते हैं। सो एमीबॉइड की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है दे मूव एंड प्रे। प्रे मीन्स क्या होता है, जो भी इनको खाना रहता है उसको अपनी ओर खींचना, ठीक है। सो दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे। वो मूव और कैप्चर कैसे करते हैं प्रे को, थ्रू सूडोपोडिया। ओके, याद हो आपको अमीबा में सीरोपोडिया को फॉल्स फीट हम बोलते थे, ठीक है। सो अमीबॉइड का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दे मूव एंड कैच देयर प्रे थ्रू सूडोपोडिया एज इन अमीबा। दे हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। उन अमीबा के सेल्स के सरफेस पे क्या होता है, सिलिका शेल्स होते हैं। अंडरस्टूड। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, दे फॉर्म अ सिलिका सेल्स। एग्जांपल्स क्या हो जाएगा इसका, अमीबा हो जाएगा। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में अगर पूछता है तो ये लिखना आप लोगों कि ये फ्रेश वाटर होते हैं, सी वाटर में भी मिलते हैं, मॉइस्ट सॉइल्स में भी मिलते हैं। दे अमीबॉइड मूव एंड कैच देयर प्रे बाय टेकिंग आउट देयर फूड नोन एज सूडोपोडिया, ओके, और फॉल्स फीट एज इन केस ऑफ अमीबा। दे हैव अ सिलिका शेल्स, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है। एंड दे एग्जाम्पल इज एंटामीबा। अब हम बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये भी आपके इक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो सीलिया प्रेजेंट है, मतलब ये सीलिया किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो मेन कैरेक्टर इसका लोकोमोशन में हेल्प कौन कर रहा था, सीडोपोडिया। सीलिएटेड में क्या हेल्प करेगा लोकोमोशन में, सीलिया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सीलिया देयर 1000 नंबर्स ऑफ द सीलिया आर प्रेजेंट, ठीक है। तो एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। दे हैव अ कैविटी, उनमें कैविटी भी होती है जिसको हम गलेट बोलते हैं, विच ओपन्स आउटसाइड एट द सेल सरफेस। तो अगर हम सीलिएटेड की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ सीलियाज आर प्रेजेंट, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया आर प्रेजेंट विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, ठीक है। ये हेल्प करता है आपका लोकोमोशन में। और वन मोर थिंग, इनके पास एक कैविटी होती है जिसे कि हम गलेट बोलते हैं, ठीक है। दे हैव अ सीलिएटेड हैव अ कैविटी विच इज नोन एज व्हाट, गलेट। इस कैविटी को हम गलेट बोलते हैं। दैट ओपन्स द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, सेल सरफेस के वो आउटसाइड ओपन होती है गलेट, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लैजिलेटा क्या होता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। अब फ्लैजिला है, फ्लैजिलेटेड है, मीन्स उनके पास क्या होगा, फ्लैजिलेटेड हो गया। दीज पैरासाइटिक, ये इनके पास जो पैरासाइट रहता है फ्लैजिलेटेड में, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। और इनसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। और ये डिजीज कौन कॉज करता है, फ्लैजिलेटेड स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, एक वेक्टर है, उस वेक्टर का नाम है सीसी, ओके। दिस सीसी वेक्टर विल कॉज द डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में होते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड क्या होता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है। इनके पास फ्लैजिला होती है। दिस पैरासाइट अगर पैरासाइटिक फॉर्म में है, मीन्स ड्यू टू द वेक्टर सीसी इट विल कॉज द डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, ये भी एक्वेटिक होते हैं। स्पोरोजोन्स में आपको याद होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है, ओके। तो जब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज आता है, उस पर्टिकुलर स्टेज को हम स्पोरोजोइट स्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये हाईली इन्फेक्शियस स्टेज होता है। ये क्या होता है, हाईली इन्फेक्शियस स्टेज होता है। इस स्टेज में जो वेक्टर होती है फीमेल एनोफिल्स, अगर ये वेक्टर फीमेल एनोफिल्स उस वक्त आ जाए ड्यूरिंग दिस स्पोरोजोइट इन्फेक्शन, जब स्पोरोजोइट स्टेज पे प्लाज्मोडियम आता है और उस समय फीमेल एनोफिल्स प्लाज्मोडियम के कांटेक्ट में आके किसी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करती है, तो ये प्लाज्मोडियम अपने स्पोरोजोइट किस में डिलीवर्ड कर
रहता है ह्यूमन बॉडी में, तब जाके हमें एक डिजीज होता है मलेरिया। आप आगे क्लास में पढ़ोगे मलेरिया का लाइफ साइकिल, उसमें आप पढ़ोगे कि प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट जो है उसके लाइफ साइकिल में एक सबसे इन्फेक्शियस एक स्टेज आता है स्पोरोजोइक। सो दिस इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, तो ये स्पोरोजोन्स होता है। तो प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो हमने किंगडम प्रोटिस्टा में जो प्रोटोजोन्स पढ़ा, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी, बहुत सारे डिजीज कॉज होते हैं। पहला हमने देखा एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स में हमने पढ़ा कि वो अपने फूड के सूडोपोडिया फॉल्स फिट के थ्रू मूव कर रहे हैं, प्रे को कैच कर रहे हैं। सीरिएटेड में हमने पढ़ा कि थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट है जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करती है। थर्ड फ्लैजिलेटेड में हमें पढ़ा कि एक वेक्टर होता है सीसी, ठीक है, एक ट्रैपोनिमा नाम की पैरासाइट भी होती है, इनका जो इन्फेक्शन होता है, इन इन्फेक्शन को हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। फिर हमने पढ़ा स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में एक बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस स्टेज आती है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में, जिसको की स्पोरोजोइक इन्फेक्शन स्टेज कहा जाता है, विच कॉजेज अ डिजीज लाइक मलेरिया इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर किंगडम प्रोटिस्टा। अंडरस्टूड? किंगडम प्रोटिस्टा में ये सभी थे। हमने इस किंगडम प्रोटिस्टा में मेनली जो डिस्कस किया है वो आज हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स, ठीक है। सेकेंड इज योर डाइनोफ्लैजिलेट, थर्ड वन इज योर स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स एंड योर प्रोटोजोन्स, ठीक है। इस प्रोटोजोन्स के अंदर हमने 4 कैटेगरी पढ़ी, एमीबोइड पढ़ा, सिलिएटेड पढ़ा, फ्लैजिलेटेड पढ़ा और स्पोरोजोन्स पढ़े, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप जब भी किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ो, मोनेरा पढ़ो, वंस योर दिस किंगडम टिल प्लांटे एनिमिलिया तक कंप्लीट हो जाए, आप एक टेबल बनाना, उसमें सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखना। हाँ, क्राइसोफाइट्स था तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, इनकी हैबिटेट क्या थी, इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या था। उसी तरह डाइनोफ्लैजिलेट, उसी तरह स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स। तो एक तरह से आपका किंगडम प्रोटिस्टा का चार्ट तैयार हो जाएगा। उसी तरह मोनेरा के भी अंदर कल हमने बहुत सारे पार्ट्स पढ़े, तो मोनेरा का चार्ट तैयार कर देना। कल हम फंगाई के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी नए नए सब ग्रुप्स आएंगे। तो आप अगर चार्ट प्रिपेयर करते जाओगे तो आपको पढ़ने में इजी होगा कि सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, और एग्जाम्स में इससे अधिक कभी पूछते ही नहीं है, ना ही नीट में भी इतने ही आते हैं जितना मैंने आज तुम लोगों को समझाया है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द थर्ड विटेकर क्लासिफिकेशन, दैट इज किंगडम फंगाई। टिल हियर कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।